हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रिजल्ट आ चुका है एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट। और ऐसे में क्या आपकी मन की स्थिति है, आई कैन अंडरस्टैंड। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। जो इस चीज़ से गुजर रहा है ना, वही समझ सकता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके साथ। ये कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं था जिसमें आपने कुछ टाइम दिया और पेपर दे दिया। आपने इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महीनों से बहुत मेहनत करी थी, ऑनेस्टली प्रिपरेशन किया था और कई चीज़ें सेक्रीफाइस करी थी। और ऐसे में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो अगर आपको बुरा लग रहा है, तो आप एक मनुष्य, एक ह्यूमन बीइंग हो एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। वो लगेगा ही बुरा, ठीक है जी। पर बात यह है सर कि अब आगे क्या, उसी के लिए मैं इस वीडियो में आपके पास आया हूँ गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है और जिस दिन नेगेटिव रिजल्ट आता है ना, उस दिन बच्चे ना बिल्कुल समझ नहीं पाते कि अब आगे करना क्या है। कभी कभी तुरंत सब कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा पॉज देना होता है, पर कितना पॉज और आगे कैसे क्या करना है, इस पर मैं थोड़ा गाइडेंस आपको देने आया हूँ। क्योंकि आप वीडियोस देखोगे, आप स्टोरीज देखोगे, आपको लगेगा कि यार इतने सारे लोग क्लियर हो गए एंड मैं ही क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको और दुख लगेगा। तो मेरा ये कहना है भाई, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो ऐसे ही हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। आपको तो सीए का रिजल्ट परसेंटेज पता है। बट ये सब बातें छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि अब हो गया सो हो गया, सर आगे क्या करना है प्लीज़ बताइए। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो लोग नहीं क्लियर कर पाए हैं सितंबर 2025 का एग्जामिनेशन। चाहे आप फाउंडेशन के हो, इंटर के हो, या इन जनरल आप कोई भी सी एग्जामिनेशन के लेवल पर हो, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल जनरलाइज बातें हैं। फॉर एनी नेगेटिव रिजल्ट आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है जी। तो देखो यार, जनरली जो रिजल्ट आते हैं ना, उसमें दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो बच्चा जिसने ना पूरी सीरियस प्रिपरेशन करी थी, मतलब उसको जो टीचर्स ने बताया, उसको जो सीनियर्स ने बताया, उसने बिल्कुल मेहनत से फुल ऑनेस्टी के साथ सब कुछ किया था, सीरियस बच्चा। और एक होता है कैजुअल, जिसको खुद पता है कि यार उसने मक्कारी करी है, उसने अपना 100% नहीं दिया है। अब जो कैजुअल है ना, उसको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पहले से पता था कि उसका रिजल्ट ऐसा ही कुछ आने वाला है। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो, कैजुअल प्रिपरेशन कर कर गए थे और आप अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पास हो जाओगे, तो भाई आप गलत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट कोई सरप्राइज तो है नहीं। अब आपको करना क्या है, पहले अपने आप को वो एनर्जी देनी, अपने आप से वो प्रॉमिस करना है कि नहीं भाई, अब हो गया बहुत मजाक मस्ती, अब मैं रह गया बहुत कैजुअल। अब ऐसे करूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कैसे कैसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स निकलते जाएंगे और फिर हमारा करियर जो है सर दाव पर लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सो अब आप अपने आप को सबसे पहले तैयार करो इस चीज के लिए कि हाँ, आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टू बी सीरियस अबाउट माई प्रिपरेशन। तो जो भी पेंडिंग चीजें हैं, अगर तुमने क्लासेस अच्छे से नहीं करी थी तो उसको कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाया था तो रिवीजन करो इस बार। वॉट एवर वॉज नॉट डन अर्लियर, यू हैव टू कंप्लीट इट दिस टाइम। तो एक प्रॉपर प्लान बनाओ। आपको भी पता है ज़्यादा समय होता नहीं है। अब आपके पास लाइक ये नवंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ है, और जनवरी में तो वापस से एग्जामिनेशन आ जाएंगे। तो इंटर वालों के पास तो 2 ही मंथ्स हैं और फाउंडेशन वालों के पास 2.5 मंथ्स हैं। तो एक प्रॉपर प्लान बनाओ बचे हुए टाइम का, और एक प्रॉपर रूटीन फिक्स करो। और इस बार कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी भाई, ठीक है? और कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करना है। अब आप लोगों को और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये दुख की घड़ी उतनी ज़्यादा दुखद नहीं है। स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं बेटा, या फोकस करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन करी थी और अभी उनकी मन की स्थिति ऐसी है सर कि वो एक इमोशनल सेटबैक में चले गए। उनको बहुत दुख हो रहा है, दे आर इन सॉरो। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात सर, दुख होना, पेन होना, ये सब तो होगा, बट सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ डाउट, कि सर मुझ में ही कुछ कमी होगी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा, क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा। ये जो डीमोटिवेशन, ये जो सेल्फ डाउट आता है ना सर, ये बहुत हानिकारक है। इसी को अपने को अवॉइड करना है, ठीक है? डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर ये जो नेगेटिव चीज़ हुई है ना, इसको अपन को बोल सकते हैं एज अ रेवेंज लेना है खुद से, कि नहीं यार कुछ तो कमी होगी मुझ में, कुछ तो कमी होगी मुझ में जो मुझे अब आने वाले बार में सही करनी है। और ये जो नेगेटिव फेस मैंने देखा है, मैं इसका रेवेंज अपने आप से लूंगा। यस एवरीवन, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है सर। बट उसके पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप तुरंत मोटिवेटेड मत हो जाओ, तुरंत रीस्टार्ट मत कर दो, तुरंत ये मत सोचने लगो कि बस अब ऐसा हो गया, अब मैं पढ़ने बैठ जाता हूं, सब कुछ कर लूंगा। जी नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मन की स्थिति है ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होती।
इसलिए जो भी आपके आपके इमोशंस है वो आप बाहर निकालिए। अब आप अपने इमोशंस कैसे बाहर निकाल सकते हो? आप सभी मैच्योर्ड हो गए, यू गाइज आर एडल्ट नाउ, और आप लोग, मुझे पता है, ऐसे तो रोने वाले हो नहीं तुरंत, ऐसे किसी को तो कुछ बोल नहीं दोगे। तो जो भी आपका कंफर्ट जोन है, आप अगर अपने पेरेंट्स को खुलकर बता सकते हो, अपने कजिन्स को, सिबलिंग्स को, या अपने फ्रेंड्स को, जिसके पास भी आप सेफ महसूस करते हो उनके पास जाओ, उनको सब कुछ बताओ। ऐसा मत सोचो कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचाऊं। नो यार नो, जिन पर तुम ट्रस्ट करते हो ना, वो तुम्हारे नेगेटिव टाइम में भी तुम्हारे साथ हैं। तो जाओ उनसे बात करो, अपने मन की पूरी बातें निकालो, और सबसे पहले जो भी दुख हो रहा है, अगर रोने का मन हो रहा है तो रो लो, जिसके सामने रो सकते हो रो लो भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि जब वो पूरा अंदर से निकल जाएगा ना, पूरी भड़ास जब खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही हम अपने आप को नॉर्मल स्टेट में ला पाएंगे, और उसके बाद ही हम उस सिचुएशन में आ पाएंगे जहां पर हम कुछ प्रोडक्टिव सोच पाए। आई होप यू आर गेटिंग मी, ठीक है? और तुम्हें कोई नहीं मिलता, तुम्हें किसी के सामने यू आर लाइक कि मेरे को लोग जज करते हैं, तो तुम कुछ मत करो, टेलीग्राम में ऑडियो क्लिप में रिकॉर्ड करके मुझे सब बता दो, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे टाइम लगेगा, कब तक मैसेज में पढ़ूंगा वट एवर, बट एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग से तो वो चीज़ें निकल जाएंगी, चलो मैंने सर को बता दिया, ठीक है एवरीवन? चलिए जी। सो ये जो मैं बोल रहा था आपको कि सबसे पहले आप अपने इमोशंस सारे निकालिए अपने लव्ड वंस के पास, सो दैट क्या होगा कि आप अब उस स्टेट में आ पाओगे। सर हो सकता है इसमें आपको आज का पूरा दिन लग जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ बेयर मिनिमम, कि आज आपको कोई प्लानिंग करनी ही नहीं चाहिए आगे की, आज तो आपको ये चीज़ निकाल ही देनी चाहिए पूरी, और कल फ्रेश माइंड से ही पढ़ना शुरू करना चाहिए। हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए, आज का दिन भी लग जाए, कल का दिन भी लग जाए, मैक्स टू मैक्स 3 दिन, उतने में तो हो ही जाएगा भाई, ठीक है? ऑल राइट, तो ये काम आप पहले करिए। ये करने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि कमबैक करने के क्या स्टेप्स होने चाहिए आपके पास। क्योंकि देखो, अब जो हुआ सो हुआ, अब ये सब चीजों को शांत तभी किया जा सकता है, या फिर सेटिस्फेक्शन, या फिर ये दुख को पूरी तरह एलिमिनेट तभी किया जा सकता है जब आप कमबैक करोगे, वरना कुछ एलिमेंट ऑफ द पेन विल ऑलवेज बी विथ यू जब तक ये रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो ऑब्वियसली अब आगे का स्टेप एक ही है कि मुझे कमबैक करना है। किसी ने वो कर दिया था, किसी ने ये कर दिया था, ये सब छोड़ो, तुम्हारा पेपर, तुम्हारी ओनरशिप, पास तो तुम, फेल तो तुम, ओनरशिप तुमको खुद की लेनी पड़ेगी। आईसीआई ने मेरे को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, या आईसीआई ने जबरदस्ती नंबर काट दिए, ये सब सोचने करने, इस पर अपना समय व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। लोग वीडियोस बनाएंगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, अरे भाई ठीक है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिले होंगे, तो हमने प्रिपरेशन ही 40 नंबर की और 38 नंबर की क्यों करी थी भाई? हमें प्रिपरेशन 60-70 नंबर जितनी करनी है ना, ताकि ये स्थिति ही ना बने 2-4 नंबर की वजह से हम कभी फेल ना हो। ये माइंडसेट रखो, ठीक है सर? तो सबसे पहले आपने एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ हाँ हुआ, मैं स्वीकार करता हूं मेरी पराजय, पर अब मैं उठकर वापस खड़े होकर फिर से मेहनत करने को रेडी हूं। फिर आपको करना है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज आप कैसे होगे? जो मैंने आपको ऊपर बताया, आप अपने इमोशंस सब अगर बाहर निकाल दोगे तो आप नॉर्मल हो पाओगे, और उसके बाद थर्ड स्टेप आपका होगा जहां पर आप अपने आप से पूछोगे, अपने आप से जानोगे कि यार क्या क्या गलती मैंने करी है। आपको फ्लैशबैक में जाना होगा, आपको समझना होगा कि इस पूरे आपके स्टडी फेज में, आपके क्लासेस फेज में, आपके रिवीजन फेज में, आपके एग्जाम वाले फेज में कौन कौन सी चीजें आप कर रहे थे, क्या आपकी एक्टिविटीज सही थी, क्या वो सारी एक्टिविटीज आपको सही रिजल्ट तक लेकर जाएंगी, या आप सबसे पहले तो खुद से पूछो। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने आप से पूछना कि क्या तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारी गलती क्या है। मैं बता दूं आपको, 90% तो आपको ही पता चल जाएगा कि आपकी गलती क्या है, 90%। उसके बाद भी कुछ 10-20% गलतियां होंगी जो आपको एक्सटर्नल चीजों से पता चलेंगी, बट 90% अगर तुमने काम होके, रिलैक्स होके, सही दिमाग से सोच के देखा ना, तो तुमको भी तुम्हारी स्टेप्स या गलतियां पता चलेंगी कहां तुम गड़बड़ कर रहे हो। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी वीकनेसेस, अपने प्रॉब्लम एरियाज निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम एरियाज को सुधारना है, ये काम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सर रिजल्ट नेगेटिव आया, मैं वापस पढ़ने बैठ जाता हूं, उसी तरीके से फिर से पढ़ने बैठ जाता हूं जैसे पिछली बार बैठा था, उसी तरीके से फिर से मेहनत करूंगा जैसे पिछली बार करा था। अरे तो क्या मतलब भाई, कुछ तो पिछली बार गड़बड़ हुआ होगा ना, कुछ तो सही नहीं जा रहा है जिसको सही करना है। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। उसके बाद आप अपनी प्लानिंग करिए, और जब आपकी प्लानिंग हो जाए तब आप पढ़ना शुरू करें। इसका मतलब हो सकता है कि ये सब करने में आपको 2-3 दिन लग जाएं, हो सकता है आप परसों से अपनी पढ़ाई शुरू करें या फिर उसके अगले दिन से शुरू करें, पर मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ये सब कुछ आपको कर लेना चाहिए सही तरीके से, ठीक है? तो एक्सेप्ट व्हाट इज हैपेंड, नॉर्मलाइज योरसेल्फ, देन डू द इंट्रोस्पेक्शन,
then based on what you have got in your introspection, do the planning, and once the planning is done, then only do the restart. अब सर सब लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट करो, प्लानिंग करो, पर कोई ये नहीं बताता हाउ टू डू दैट, कैसे करें इंट्रोस्पेक्शन, कैसे करें प्लानिंग। मैं आपको बताता हूं। देखो यार, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। अब जो करना है आपको ही करना है, ये आपका करियर, ये आपका जीवन, ये आपकी जिंदगी है, ये आपके पेपर्स हैं और ये आपका ही करियर बनाने वाला है और आप ही सीए बनने वाले हो। लेकिन एज अ फैकल्टी, बीइंग एन एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स एंड इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ कॉमन चीज़ें जो हमको देखने को मिलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको क्विक टाइम में एक रोड मैप मिल जाता है कि आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या कॉजेज या रीजंस हो सकते हैं आपकी नेगेटिव रिजल्ट का। ये जानो कि यार क्या मेरे कॉन्सेप्ट ही वीक थे। अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सब्जेक्ट वाइज करना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि आपके सारे सब्जेक्ट में कम नंबर आए हो, ज़रूरी तो नहीं हो कि आप एक ही सब्जेक्ट में आपका खराब हो, वॉट एवर। वॉट आई एम सेइंग इज कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज जाके चेक करना है। क्या मेरे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक है, वॉट एवर। क्या ऐसा तो नहीं था कि मैं सिलेबस पूरा नहीं करके गया था, मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स स्किप कर दिए थे, मैं बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके गया था। ये एक बार जानने की कोशिश करो, गो सब्जेक्ट वाइज। क्या ऐसा तो नहीं था कि मैंने क्लासेस एक्सेट्रा करने में इतना लेट कर दिया था कि मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिला था, इनएडिक्वेट रिवीजन हो गया था। क्या ऐसा तो नहीं थ्योरी सब्जेक्ट में मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए तो मैंने नहीं किए थे इसलिए मुझे याद नहीं आ रही थी चीज़ें पेपर में। या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैंने प्रॉपर रिवीजन के दौरान लिख के नहीं की थी चीज़ें, इसलिए मुझे पेपर में लिखते नहीं आ रहा था। वॉट एवर इज योर पॉइंट कैन बी नोटिस्ड हियर। सर ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सही था, क्लासेस भी अच्छी थी, टाइम से हो गई थी, रिवीजन भी किया था, अच्छे से किया था, रिवीजन लिख कर किया था, बार बार किया था, लेकिन सर एग्ज़ाम आते ही ना वो एग्ज़ाम का डर, एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो हैंडल नहीं हुआ, इसलिए पेपर लिखते समय सर कोलैप्स हो गए। ये सिचुएशन तो नहीं थी, ये जानने की कोशिश करो। या फिर इन सब के अलावा कोई अननोन रीजंस भी हो सकते हैं। इट इज मतलब ये मत सोचो कि आप इंट्रोस्पेक्शन करने बैठोगे तो 100% रीजन आपको पता चल जाएंगे, बट जितने मैक्सिमम पता चल जाए उतना तो बेहतर है। बिना प्लान किए सीधे पढ़ने बैठ जाने का तो कोई मतलब नहीं है ना। ऑलराइट सर, अब सुनो, आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट की हेडिंग डालनी है और फिर उस सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें जाकर चेक करनी है। फिर अपने आप से पूछना है क्या मैंने ये किया था, क्या मैंने वो किया था। तुमको सबको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, बस तुमने किया था कि नहीं किया था और सही तरीके से किया था कि नहीं, वो अपने आप से पूछो, तो खुद तुम्हें आधी से ज़्यादा चीज़ें पता चलने लगेंगी कि कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो राइट डाउन द कॉजेज एंड आइडेंटिफाई हाउ इट कैन बी सॉल्व, और फिर ये भी देखो कि यार मैं अब आगे क्या कर सकता हूँ, क्या बच गया, किसको सुधार लूँ, एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना पड़ेगा ना बेटा, एक वीकली या डेली प्लान बनाना पड़ेगा। मैं डेली प्लान और वीकली प्लान इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार डेली लिखने से ना बहुत स्पेसिफिक हो जाता है और फिर हम लोग ना मतलब उसको मैच नहीं कर पाते तो हमको टेंशन आने लगती है। वीकली प्लान बनाते हैं तो एक एवरेज लेवल पर हम चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि एक्जैक्टली कौन सी चीज़ में कितना टाइम लगेगा वो फोरकास्ट करना मुश्किल होता है डेली बेसिस पर वीकली बेसिस पर एक अंदाजा लग जाता है कि इतना इतना करना है। ठीक है, तो जब तक अब एग्ज़ाम आ रहे हैं वहाँ तक का पूरा प्लान बनाइए, जिसमें आप, अगर आपको क्लासेस करना बाकी है तो भाई कितने वीक्स आप क्लासेस करोगे, एक डेडलाइन बनाओ कि इस डेट तक क्लास खत्म करूंगा, फर्स्ट रिवीजन कितने हफ्तों में करूंगा, उसके बाद एक मॉक टेस्ट पेपर दूंगा, फिर सेकेंड रिवीजन करूंगा, एंड सो ऑन। और ये सब चीज़ें ना जो मैंने बोला आपको, ये सब आपको सब्जेक्ट वाइज करना है और साथ ही साथ लिखित में करना है, राइटिंग में। अगर कॉपी पेन से नहीं लिखना, आप कंप्यूटर को यू आर यूज टू इट, तो आप गूगल शीट में भी कर सकते हो। बेसिकली लिखने का मतलब ये कि रिकॉर्ड होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जस्ट इन माइंड, वरना आप भूल जाओगे चीज़ें। ठीक है, नाउ जब आप प्लान करते हो, मैंने वीकली प्लान बोला ना, तो आप हर वीक के एंड में उसको जाके रिव्यू करो। हो सकता है कि आपका इस वीक का जो प्लान है वो जल्दी कंप्लीट हो गया हो या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो। अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत मैनेज करने के लिए चीज़ों को आपको रिव्यू भी करते रहना चाहिए अपने प्लान को, और जहाँ ज़रूरत पड़े अपडेट भी करो। ठीक है, इफ़ यू डोंट नो द रीजन ऑफ द फेलियर, अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैंने तो एक सब्जेक्ट में सब कुछ अच्छा किया था, जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स का सर क्लासेस भी अच्छे से किया, रिवीजन भी अच्छे से किया, पेपर भी बढ़िया गया था, मैं तो सर प्रेशर भी हैंडल कर लिया था और पूरा नंबर का सॉल्व भी करके आया था, फिर भी मेरे 32 नंबर आ रहे हैं, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बात नहीं, देयर इज अ प्रोविजन जिसमें आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से अपने सीए की जो कॉपीज़ हैं एग्ज़ाम की, वो कॉपीज़ आप बुलवा सकते हो, वो भी बहुत कम कॉस्ट में, 10 रुपीज़ पर कॉपी के हिसाब से। तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू सर्च हाउ टू अप्लाई कॉपीज फ्रॉम आरटीआई आईसीएआई, आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा और लगभग 1 महीने के अंदर आपकी कॉपी आ जाएगी, मैक्सिमम 1 महीने में तो आई जाती है। तो आप क्या करो, जितने रीजंस आपको पता चल गए उसके हिसाब से वर्क करना शुरू करो। जब आरटीआई से कॉपी आएगी ना, तब उस दिन उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके ये देखना कहीं ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है जो मुझे उस दिन पता चल रही है कॉपीज देखकर मेरी, मैं कुछ सिली मिस्टेक करता हूँ या फिर लिखने में कुछ गड़बड़ करता हूँ, क्यों मेरे नंबर कट रहे हैं।
तो भाई बुलवा लो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही पता चलेगा अगर अपनी कॉपीज़ बुलवा लोगे तो। ठीक है सर। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड रिवैल्यूएशन। आईसीआई में सीए एग्जाम्स में कोई भी रिवैल्यूएशन सिस्टम नहीं, मतलब आप बोलो कि रिवैल्यू कर दो मेरी, रीचेक कर दो कॉपी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप आईसीआई के एग्जामिनेशन पोर्टल से एक वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपकी कॉपी में जो सब में मार्क्स मिले हुए हैं ना, उनकी रीटोटलिंग होती है बस। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपकी कॉपी फिर से खुलेगी और फिर से कोई चेक और उसको फिर से शुरू से चेक करेगा, ऐसा होता ही नहीं। देयर इज नो प्रोविजन लाइक दैट। इसलिए कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरे 4 नंबर से रह गया एग्रीगेट, मेरे 5 नंबर से रह गया, मैं रिवैल्यूएशन करवा लूँ क्या, निकल जाऊंगा क्या? करवा लो, पर चेंज कुछ नहीं होता ना, टोटली तो चेंज होता है, और वो भी सब कुछ ऑटोमेट हो गया है, तो गलती होने के चांसेस पहले से और कम हो गए। इसलिए उसके भरोसे नहीं बैठना है, अपनी तसल्ली के लिए करना हो तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना, पर मैं तो बोलता हूँ आरटीआई से कॉपी बुलवाओ और आगे की प्लानिंग में लग जाओ भाई। उसके भरोसे बैठे रहोगे तो एक और अटेम्प्ट निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैंने बोला कॉन्सेप्ट रिवीजन एटसेट्रा, मतलब आपको एग्जैक्टली ये समझना है कि कौन से टास्क आपको करने हैं आगे, तो जो नहीं हुआ है या जिस चीज़ में कमी रहेगी वो आपको सुधारना है, तो ये तो आप खुद कर लोगे। लेकिन सर आपने बोला कि पेपर में बहुत स्ट्रेस आता है, मैं बहुत बर्डन ले लेता हूँ पेपर का, सब कुछ करते हुए भी पेपर में नहीं बेस्ट दे पाता, उसका क्या किया जाए? मैं बोलूँगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर पढ़ रहे थे, लाइक तुम नींद भी कम कर रहे थे या अच्छे से अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे थे, तो थोड़ा सा फिजिकल मेंटल हेल्थ पर ध्यान रखो, थोड़ा सा बैलेंस लाओ। हो सकता है ना तुम आधे घंटे कम पढ़ोगे और आधे घंटे वॉक कर लोगे ना, तो बाकी बचे हुए टाइम में जो पढ़ रहे हो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ऐसा मत करो कि थोड़ा और आधे घंटे पढ़ लेता हूँ, आज नहीं करता एक्सरसाइज, थोड़ा और ये कर लेता हूँ, खाना स्किप कर देता हूँ, नहीं। कुछ असेंशियल वाइटल्स जो हमारी बॉडी के होते हैं ना, अगर वो हम फुलफिल नहीं करेंगे ना, तो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं आएगा। और दूसरा, अपने आप को मेंटली तैयार करो, स्ट्रांग करो कि यार इट्स जस्ट एन एग्जाम, ये लाइफ नहीं है। लोग सीए के एग्जाम्स को क्लियर ना करके ड्रॉप आउट करके भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बने, बड़े बड़े बिलियनर्स भी बने हुए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिस इज एवरीथिंग। क्या है ना, इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं ना तो कई बार बनती हुई चीज़ें भी नहीं कर पाते। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हमको इसको स्किप करना नहीं, हमको इसको क्विट नहीं करना है, बट मैं जस्ट बात बता रहा हूँ कि इस एग्जाम को इतना भी बड़ा मत मान लो कि जो नॉर्मल चीज़ें आप कर पाते वो भी ना कर पाओ पेपर में। ये एक रीज़न होता है बच्चों का ब्लैंक हो जाने का, कि बहुत प्रेशर ले लेते हैं। ठीक है, और इंटर वाले बच्चों के मेनली क्वेश्चन अब आने वाले हैं रिजल्ट के बाद कि सर सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप दें। ये किसी से पूछो मत, सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। तुम ये देखो कि तुम्हारा जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है Jan 26, ठीक है, तुम्हारी क्लासेस अगर दोनों की हो रखी है तो तुमको देखना है स्ट्रांग कौन सा है, और एक की ही पूरी हो रखी है तो वही अगले एग्जाम में तुम दे दो, और बचा हुआ ग्रुप का जो क्लासेस है वो एग्जाम की तुरंत बात करो। कुछ लोगों का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रिसेंटली उनका ग्रुप 2 खत्म हुआ है क्लासेस, या हो रहा होगा, और वो चाहते हैं कि सर हमारा ग्रुप 2 खत्म हुआ, अब उसी का पेपर दे देते हैं, ग्रुप 1 हमारा नहीं निकला सितंबर में, अब हम उसको बाद में देंगे, तो भी चलेगा। पर ये सब चॉइस आपको अपने क्या टाइम अवेलेबल है, क्या प्रिपरेशन, उसके हिसाब से करनी, किसी के बोलने पर निर्भर नहीं करना है, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सबकी स्टोरी अलग है, सबका कितना बैकलॉग है, कौन सी चीज हुई है, किस में ग्रिप है, सब अलग है। पर अगर तुम्हारा ग्रुप 1 भी प्रिपेयर है, ग्रुप 2 की अभी क्लास हो गई, तो मैं बोलता हूँ बोथ ग्रुप दे दो। यू जस्ट हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट्स जो तुमने पहले से दे दिए, उनको फिर से तो पढ़ना नहीं है, और जिसकी क्लासेस रिसेंटली हो गई हैं वो ताज़ा ताज़ा है, तो कभी कभी सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाता है। तो बोथ, ऐसा नहीं कि बोथ देना ही नहीं है, मैं एक बार फेल हो गया मतलब मैं बोथ के लायक नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। ठीक है, एक बार दे दियो तो फिर तो तुम्हें एक्सपीरियंस है, अब तो तुम अगली बार और बेटर कर सकते हो, ये मेंटेलिटी रखो। ठीक है सर, ये तो हो गया भाई उन सभी बच्चों के लिए गाइडेंस जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं और जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन करी थी और दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आने वाले अटेम्प्ट में वो क्लियर कर जाएं। बट अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, उन बच्चों के लिए जो सबसे खराब स्थिति में होते हैं कि सर मैंने तो 2 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, अब नहीं हो रहा, क्या करूं? दे डायरेक्टली आस्क कि सर क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए? अब ये फ्लो चार्ट को समझो तुम, क्या तुमने तुम्हारा बेस्ट एफर्ट दिया था? हाँ दिया था सर। अगर दिया था उसके बाद भी तुमने क्लियर नहीं किया, तो तुम ये देखो क्या तुम्हारे पास और करियर ऑप्शंस हैं, क्योंकि और करियर ऑप्शंस इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमारी फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, सीए ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं से तुमको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है, तो फिर लग जाओ वापस से मेहनत में भाई, फिर सोचो ही मत क्विट करने का। देन गिव योर बेस्ट एफर्ट, और मॉक टेस्ट पेपर दो, और प्रैक्टिस करो, भिड़ जाओ पूरी तरह, जीवन का लक्ष्य बना लो इसको पहले, आने वाले कुछ सालों के लिए सिर्फ यही सब कुछ है। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है और तुम्हारे पास करियर ऑप्शन है और तुमने यहाँ सब कुछ दे दिया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो जाओ, यू कैन स्विच, तुम छोड़ दो, तुम दूसरे करियर ऑप्शंस में चले जाओ।
लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने तुम्हारा बेस्ट एफर्ट ही नहीं दिया था, फिर तो तुम ये पूछने योग्य ही नहीं बचे हो ना कि मुझे क्विट करना चाहिए। जब तुमने तुम्हारा बेस्ट ही नहीं दिया है तो बेस्ट दो ना भाई, किसने रोका है? देन गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट विद बेस्ट एफर्ट। नेक्स्ट अटेम्प्ट को डू और डाई मान लो कि अब आने वाले अटेम्प्ट में मैं अपना बेस्ट दूंगा और बिल्कुल निकाल के रहूंगा। ठीक है एवरीवन, चलिए जी। तो ये मेरे तरफ से गाइडेंस था बच्चों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हेल्प मिली होगी। इन सभी बातों के अलावा अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट है आपका जिसमें आपको डाउट आ रहा है, जिसमें आपको कंफ्यूजन आ रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज इसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको डालना है मैसेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आप यहाँ पर डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल, बाय बाय। एंड मुझे पूरा भरोसा है अब आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे और जो भी मैंने आपको बातें बताई है वो आप ज़रूर अच्छे से फॉलो करो। यू आर गोइंग टू रॉकेट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट गाइस, एंड दिस टू शैल पास। ये भी जो आपका सिचुएशन है ये निकल जाएगा। ठीक है, एक गाना गाना चाहूंगा लास्ट में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, हो रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। ऑल द बेस्ट गाइस।